चलिए आवर्धक लेंस के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम अपने आवर्धक लेंस के साथ कुछ और प्रयोग करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि जब कोई वस्तु आवर्धक लेंस के बहुत पास या बहुत दूर ले जाई जाती है तो क्या होता है। हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि एक आवर्धक लेंस काम कैसे करता है। तो आइए जल्दी से हम आवर्धक लेंस से जुड़ी इन बातों को दोहरा लेते हैं जो हमें पहले से पता है। नग्न आंखों से रेटिना पर सबसे बड़ा और स्पष्ट चित्र तब बनता है जब वस्तु को निकट बिंदु पर रखा जाता है और जो कोण अंतरित होता है उसका मान होता है वस्तु की ऊंचाई बटे निकट बिंदु से दूरी के बराबर। अगर हम वस्तु को और पास लाते हैं तो कोण बढ़ता है और प्रतिबिंब का आकार भी बढ़ता है, लेकिन वो धुंधला हो जाता है। और इसलिए तब हमने वहां एक आवर्धक लेंस का उपयोग किया था और उसके और पास चले गए थे। साथ ही हमने सुनिश्चित किया था कि हमारी वस्तु आवर्धक लेंस के मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस पर हो। परिणाम स्वरूप प्रतिबिंब बड़ा हो गया, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि लेंस के अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर हो गई थी और हमारी आंखों तक पहुंची। और इससे ये हुआ कि हमारी आंखें सबसे आरामदायक स्थिति में थीं और फिर भी आसानी से फोकस कर पा रही थी। फलस्वरूप हमें न केवल आकार में बड़ा बल्कि स्पष्ट प्रतिबिंब मिला। और इसलिए अब उसी सूत्र का प्रयोग करते हुए नया अंतरित कोण हो गया ऊंचाई h बटे ये नई वाली दूरी जो कि फोकस दूरी है। अगर हम अपनी रेटिना पर इस प्रतिबिंब की ऊंचाई की तुलना पहले वाली की ऊंचाई से करें तो वह यहां अंतरित कोण और यहां अंतरित कोण के अनुपात के बराबर होगी। तो हमें अपने आवर्धन को कोणीय आवर्धन यानी एंगुलर मैग्निफिकेशन के रूप में परिभाषित किया, दो कोणों के अनुपात के रूप में जो कि दोनों ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर है। और जब हम इसका प्रतिस्थापन करते हैं तो हमें मिलता है d बटे एफ। ठीक है, अब कुछ संख्याओं के साथ काम करते हैं। मानिए कि हमारे लेंस की फोकस दूरी लगभग 10 सेंटीमीटर है, तो जो आवर्धन हमें मिलेगा वो होगा लगभग d निकट बिंदु की दूरी जिसे हम 25 सेंटीमीटर लेंगे बटे फोकस दूरी जिसे हम उदाहरण स्वरूप 10 सेंटीमीटर लेंगे। तो यह संख्या आ जाएगी 2.5। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब रेटिना पर जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो यहां मिले प्रतिबिंब की लगभग 2.5 गुना है। तो हम कहेंगे कि हमारे आवर्धक लेंस का आवर्धन 2.5 है। और याद रखें, चूंकि इस स्थिति में प्रकाश की किरणें समानांतर हैं इसलिए हमारी आंखें अपनी सबसे आरामदायक स्थिति में हैं। तो न केवल हमें 2.5 गुना बड़ा आवर्धन मिल रहा है बल्कि हमारी आंखें भी आरामदायक स्थिति में हैं, यानी आईज आर रिलैक्स्ड। ठीक है, अब हम इसके साथ प्रयोग करते हैं। अगर हम अपनी वस्तु को मुख्य फोकस से दूर रखें तो क्या होगा? चलिए एक और आरेख बनाते हैं। वस्तु को थोड़ा और दूर खींचते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। चलिए इन प्रकाश किरणों के बारे में सोचते हैं। ये जो नीली किरण है ये वैसी की वैसी रहेगी क्योंकि ये अभी भी मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर है, तो ये तो वैसी रहेगी। लेकिन ये नारंगी किरण बदल जाएगी क्योंकि अब इसे यहां से शुरू होकर प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिक सेंटर से गुजरना होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को यहां पॉज करें और सोचें कि अब क्या होगा। विशेष रूप से सोचें कि अब ये किरणें हमारी आंखों पर कैसे गिरेंगी और फिर सोचें कि क्या परिणाम होगा। ठीक है, अब इन्हें बनाते हैं। तो नीली किरण के साथ कुछ भी नहीं होता, ये वैसी रहती है, लेकिन नारंगी किरण को अब पीछे की ओर खींचना पड़ेगा ताकि वो शीर्ष आरंभ हो सके और इस प्रकाशिक केंद्र से होकर जाना है जो यहां पर है। तो इस किरण को थोड़ा सा ऊपर उठाना होगा इस तरह, क्योंकि अब इसे प्रकाशिक केंद्र से गुजरना है। अब सही है। देखिए अब हमारी आंखों पर पड़ने वाली किरणों के साथ क्या हो रहा है। पहले ये किरणें समानांतर थीं, लेकिन अब चूंकि नारंगी किरण ऊपर की ओर खींची गई है अब दोनों किरणें एक दूसरे की ओर जा रही हैं, यानी अभिसारी हो गई हैं, कन्वर्जिंग हो गई। और जब अभिसारी किरणें आंखों में प्रवेश करती हैं तो रेटिना पे से पहले फोकस हो जाती हैं, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हमारी आंखें खुद को समायोजित करके इन किरणों को रेटिना पर क्यों नहीं फोकस कर पाती। आप इसे इस ढंग से सोचिए कि इन किरणों को आगे ले जाकर रेटिना पर फोकस करने के लिए इसे अपनी दूरी बढ़ानी पड़ेगी, है कि नहीं। लेकिन यहां हमारी आंखें पहले ही सबसे आरामदायक स्थिति में, उनकी फोकस दूरी पहले से ही अधिकतम है, तो इसे अब और नहीं बढ़ाया जा सकता। नतीजतन कुछ भी करके आंखें इन्हें रेटिना पर फोकस नहीं कर सकती और इससे प्रतिबिंब धुंधला दिखेगा। तो संक्षेप में, जब भी आप आवर्धक लेंस का उपयोग कर रहे हों और वस्तुएं फोकस दूरी से बाहर हों तो वे धुंधली दिखेंगी। ठीक है, अब वस्तु को फिर से मुख्य फोकस पर लाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हम वस्तु को मुख्य फोकस से भी पास लाएं तो क्या होगा। यहां फिर से आप वीडियो को पॉज करिए और इस बारे में सोचिए। हम यहां भी उसी चरण को दोहराएंगे। सबसे पहले नीली किरण वैसी की वैसी रहेगी, नारंगी किरण को समायोजित करना पड़ेगा क्योंकि ये सब यहां से शुरू होकर प्रकाश केंद्र से गुजरना है। फिर सोचिए कि हमारी आंखों पर गिरने वाली किरणों का क्या होगा। पहले वे समानांतर थीं, अब क्या होंगी। और फिर सोचिए
कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और क्या प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा या नहीं। ठीक है, चलिए इसी को देखते हैं। नीली किरण में कुछ नहीं बदलता, लेकिन नारंगी किरण को नीचे की ओर झुकाना पड़ेगा ताकि वो प्रकाशिक केंद्र से गुजर सके। तो इसे यहां नीचे झुका दिया हमने, और इससे क्या हुआ, अब आंखों पर पड़ने वाली किरणें अपसारी यानी डाइवर्जिंग हो गईं। पहले वे समानांतर थी, लेकिन अब नारंगी किरण नीचे की ओर मुड़ गई है, तो वे अपसारी हो गईं। और इसके फलस्वरूप अब किरणें रेटिना पर केंद्रित नहीं हो रही, बल्कि वे रेटिना के पीछे केंद्रित हो रही हैं। अब यहां यह सवाल उठता है कि क्या हमारी आंखें अपनी फोकस दूरी को कम करके इन किरणों को रेटिना पर फोकस कर सकती हैं? तो उत्तर है हां, क्योंकि अगर यहां पर फोकस दूरी थोड़ी कम हो जाए तो उन्हें रेटिना पर केंद्रित किया जा सकता है। और याद कीजिए कि आराम की स्थिति में हमारी आंखों को फोकस दूरी अधिकतम थी, जिसे घटाया भी जा सकता है। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि क्या इसे इतना घटाया जा सकता है कि किरणें रेटिना पर केंद्रित हो सकें? यह एक बड़ा सवाल है। इसका उत्तर कैसे निकालें? वास्तव में इसका उत्तर जानने के लिए हमें किरणों को पीछे तक ले जाना होगा, देखना होगा कि ये कहां से निकलती प्रतीत होती हैं। तो आइए उन्हें और पीछे की ओर ले जाते हैं। अगर हम किरणों को पीछे ले जाएं तो वे यहां किसी बिंदु से आती प्रतीत होती हैं, यहां पर कहीं। और यहां हमारे लिए एक अच्छी बात निकल कर यह आती कि अगर किरणें निकट बिंदु के बाहर से आती प्रतीत हो रही हों तो हमारी आंखें उन्हें रेटिना पर फोकस कर सकती हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी आंखें फोकस दूरी को पर्याप्त कम कर सकती हैं और इस किरण को झुकाकर उन्हें रेटिना पर केंद्रित कर सकती हैं। और परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं कि यह बिंदु यहां पर फोकस हो रहा है, जिसकी वजह से प्रतिबिंब का आकार रेटिना पर बढ़ जाता है। अर्थात अब आवर्धन 2.5 से अधिक हो जाएगा। तो संक्षेप में मुख्य बात यह है कि अगर आप वस्तु को मुख्य फोकस के पास लाएं, मुख्य फोकस से पास लाएं, तो आवर्धन बढ़ता है। चलिए एक और प्रयोग करें। चलिए वस्तु को और पास लाते हैं, फिर आवर्धन और बढ़ेगा ना, है ना। अगर हम फिर से किरण आरेख बनाते हैं तो नारंगी किरण को और नीचे झुकाना पड़ेगा, क्योंकि इसे प्रकाशिक केंद्र से गुजरना है। अब ध्यान दीजिए कि हमारी आंखों पर पड़ने वाली किरणें अब इस बिंदु से आती प्रतीत होती हैं, जो कि ठीक निकट बिंदु पर है। इसका मतलब है कि आंखें अभी भी फोकस कर सकती हैं, ये अभी भी फोकस दूरी को कम कर सकती हैं और इन किरणों को रेटिना पर फोकस कर सकती हैं। लेकिन अगर आप वस्तु को और भी पास लाएं तो आप देखेंगे कि किरण निकट बिंदु के अंदर से आती प्रतीत होंगी, और जैसे वे निकट बिंदु के अंदर से आएंगी तब हमारी आंखें उन्हें फोकस नहीं कर पाएंगी, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यही हमारी सीमा है। तो जो भी आवर्धन हमें यहां मिल रहा है वही अधिकतम आवर्धन या मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है। अगर आप वस्तु को इससे और पास लाते हैं तो प्रतिबिंब धुंधला हो जाएगा। अब आखिरी बड़ा सवाल यह है कि इस नए आवर्धन का मान क्या है। इस स्थिति में हमें मिलने वाले अधिकतम आवर्धन का मान क्या होगा, इसकी गणना हम कैसे करेंगे? हम यहां भी वही तकनीक इस्तेमाल करेंगे। हमें सिर्फ यही करना है कि इस कोण का मान निकाल लें। चलिए इस कोण को हम नाम दे देते हैं θ2। यह कोण बराबर होगा इस कोण के, यानी यह भी θ2 हो गया। और इस θ2 के लिए हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, यानी θ2 बराबर हो जाएगा ऊंचाई बटे ये दूरी। अब प्रश्न उठता है कि इस दूरी का मान क्या होगा, क्योंकि अब ये दूरी फोकस दूरी नहीं रही, बल्कि इस दूरी का मान फोकस दूरी से कम हो जाएगा। चलिए हम इसे x मान लेते हैं, और अब हमें ये x निकालना है, क्योंकि अगर ये पता चल गया तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि इस कोण का मान कितना है। और अब इस नए कोण और नग्न आंखों के लिए बनने वाले पुराने कोण का अनुपात निकालकर हम अपने नए आवर्धन का मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से जानने की कोशिश करिए कि इस x का मान कैसे निकाला जाएगा। चलिए एक संकेत देता हूँ, और वो ये कि ये लेंस का सवाल है और यहाँ हमें वस्तु की दूरी निकालनी होगी। हमें पहले से फोकस दूरी पता है, फोकस दूरी का मान 10 सेंटीमीटर है, जैसे हमने उदाहरण के रूप में लिया है। और हमें यह भी पता है कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी है। ध्यान दीजिए कि अपवर्तन के बाद हम यही चाहते थे कि प्रकाश किरणें निकट बिंदु यानी नियर पॉइंट से निकलती प्रतीत हो, क्योंकि वही हमारी सीमा है कि नहीं। हम ये भी जानते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर है, तो हमें प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी दोनों पता है, और हमें वस्तु की दूरी निकालनी है। हम इसके लिए लेंस के सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके खुद से प्रयास करिए। कर लिया? आइए अब मिल के अंतिम गणना करते हैं। उसके लिए थोड़ी यहाँ जगह बना लेते हैं। चलिए ये बना लिया हमने जगह, बहुत बढ़िया। तो हमें सिर्फ यहाँ लेंस सूत्र का उपयोग कर देना है। लेंस सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ प्रतिस्थापन का प्रयोग करते हैं।
हमें यहाँ चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करना है। हम यहाँ आपतन की दिशा को धनात्मक लेंगे। तो आइए अब चिन्ह परिपाटी के साथ प्रतिस्थापन करते हैं। फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। हम यहाँ फोकस दूरी को दाहिनी तरफ मान रहे हैं क्योंकि आपतित किरणें इस दिशा में है, इसलिए फोकस दूरी भी दाहिनी ओर होगी जो कि धनात्मक है। यानी ये हो गया 1/10 बराबर 1/v। हमें प्रतिबिंब की दूरी पता है। यहाँ प्रतिबिंब की दूरी निकट बिंदु के बराबर है जो कि बाईं ओर है और इस तरह ऋणात्मक हो जाएगा, इसलिए ये होगा -25। इसके बाद होगा -1 या -1 बटे वस्तु की दूरी। यहां वस्तु की दूरी क्या है? तो वस्तु की दूरी x है, तो हमने यहां x रख दिया। अब हम इसे आराम से हल कर सकते हैं और वास्तव में चाहता हूं कि आप इसे हल करें। कर लिया? हल करने पर आएगा -50/7। आप भी बीजगणितीय विधि से इसे हल करें, आपका भी उत्तर यही आएगा। यहां पर ऋण का चिन्ह ये बता रहा है कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु को बाईं तरफ होना चाहिए। खैर, हमें इस ऋण के चिन्ह से ज्यादा मतलब नहीं, हमें तो इस संख्या से मतलब है। और अब हम θ2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। θ2 ये बराबर होगा ऊंचाई h बटे ये दूरी जो कि 50/7 है। तो 50/7 लिख लिया। ये 7 जो है वो ऊपर चला जाएगा और इस तरह से हमारा नया आवर्धन हो जाएगा। यहां परिभाषा वही रहेगी। आवर्धन बराबर होगा ये नया कोण यानी θ2 बटे θ0, क्योंकि आवर्धन के लिए हमेशा नग्न आंखों से बनने वाले कोण से तुलना की जाती है। ये हो जाएगा 7 θ2 बटे θ0। इसका मान हो जाएगा 7h बटे 50 बटे θ0। यहां θ0 का मान क्या हो जाएगा? h बटे 25 या h बटे 25, क्योंकि नग्न आंखों के लिए वस्तु यहां पर थी, इसलिए ये हो गया h बटे 25। h से h कट गया, 25 से 50 दो बार कटा और ये हो गया 7/2 यानी 3.5। और ये है उस अधिकतम आवर्धन का मान जो हमें लेंस से प्राप्त हो सकता है। तो न्यूनतम आवर्धन 2.5 था और यह तब था जब हमारी आंखें आराम की अवस्था में थी, लेकिन अब हमारी आंखें तनावपूर्ण स्थिति में। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरणें निकट बिंदु से आ रही हैं, इसलिए हमारी आंखों को अपनी अधिकतम क्षमता का उपयोग करना पड़ रहा है और इसलिए इनमें तनाव आ जाता है। तो यहां पर लिख लेते हैं कि आंखें हमारी तनाव की स्थिति में, यानी आईज आर स्ट्रेस्ड। तो संक्षेप में इन सभी बातों का सार यह था कि जब आप अपना आवर्धक लेंस इस्तेमाल करें तो आप अपनी वस्तु को कुछ निश्चित दूरियों के अंदर ही रख सकते हैं। यहां अधिकतम दूरी होगी मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस, जब आपको न्यूनतम आवर्धन मिलेगा लेकिन आपकी आंखें आराम की स्थिति में होंगी। यहां एक न्यूनतम दूरी भी होगी, यानी वो दूरी जहां तक आप वस्तु को और नजदीक ला सकते हैं, और इस न्यूनतम दूरी की स्थिति में आपको अधिकतम आवर्धन तो मिलेगा लेकिन आपकी आंखें तनावपूर्ण स्थिति में होंगी। यहां में एक और रोचक बात पता चलती है कि न्यूनतम आवर्धन में एक जोड़ दें तो अधिकतम आवर्धन प्राप्त हो जाता है, जो कि सामान्य रूप से भी सही है। तो यहां हमें याद रखने के लिए कुछ सूत्र मिल जाते हैं। न्यूनतम आवर्धन बराबर d/f और अधिकतम आवर्धन बराबर d/f+1। हमने ये भी जाना कि अगर वस्तु को इन सीमाओं से बाहर रख दें, या तो बहुत नजदीक या तो बहुत दूर, तो प्रतिबिंब धुंधला हो जाएगा। चलिए अब एक वास्तविक जीवन के उदाहरण के साथ इसे समाप्त करते हैं। यहां आप कुछ सुपर हीरोज देख सकते हैं। पीछे वाले साफ दिख रहे हैं, लेकिन बैटमैन जो बहुत पास है फोकस में नहीं है, क्योंकि उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर फोकस नहीं होता। लेकिन अगर आप एक उत्तल लेंस का प्रयोग करें तो क्या होगा? अरे वाह, अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ बैटमैन फोकस में है, क्योंकि बैटमैन अब उस सीमा के भीतर है जिसकी हमने चर्चा की थी। बाकी सभी हीरो उस फोकस दूरी के बाहर हैं और इसलिए साफ नहीं दिख रहे। और यह जान के आपको अब आश्चर्य नहीं होगा कि यही वो तकनीक है जिससे DSLR कैमरे से पोर्ट्रेट मोड में तस्वीरें खींची जाती हैं। तो है ना मजेदार?